आपको निशा भगत के द्वारा कौन सा कलर का स्कॉर्पियो गिफ्ट किया गया है? निशा भगत जी स्कॉर्पियो दी हैं और पैसा भी भिजवाई हैं, तो वही बता पाएंगी कि कौन से कलर का स्कॉर्पियो वो दी है। और पैसा जो भिजवाई हैं वो 500 में भिजवाई हैं कि 2000 के नोट में भिजवाई हैं कि ब्लैक में भिजवाई हैं कि वाइट में भिजवाई हैं, वो तो वही बता पाएंगी। देखिए, हमें तो ये हंसी आती है ये सब बातें सुन के, जब हम ये सोचे कि चलो भाई, जिनका करियर खत्म हो चुका है, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे, फैमिली एस्पेक्ट पे, पर्सनल एस्पेक्ट पे, हर एस्पेक्ट पे जिंदगी से हार चुकी हैं, ऐसे लोगों को फिर से मोटिवेट किया जाए, मुख्य धारा से जोड़ा जाए। आदिवासी महिला नेत्री हैं, एनर्जेटिक नेत्री हैं, उनको मुख्य धारा में लाया जाए, उनको लीडरशिप का मौका दिया जाए। उस घड़ी को मैं आज भी मुख्य धारा में आप उसको कैसे ला सकते हैं जो आपको स्कॉर्पियो गिफ्ट कर सकता है, पैसा दे सकता है? आप तो बड़े बड़े चैनल मीडिया बाइट्स में बाइट देते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने उनको बर्तन धोते हुए देखा है होटलों में, उसके बाद मैं उन्हें चुनाव लड़ाया। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि अगर उनकी हालत 10 लाख रुपए देने की होती, मुझे नहीं किसी को भी, या स्कॉर्पियो मेंटेन करने की बात होती या देने की बात होती, तो जेल के में ना तो वो आने का सोचती और ना हम उनको लाने का सोचते, क्योंकि ये संघर्षशील लोगों की पार्टी है। आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि कहीं कार्यक्रमों में जाते हैं तो हमें दरी बिछा के सोना पड़ता है, कहीं रात में गाड़ी खड़ा करके गाड़ी पे रात्रि विश्राम करना पड़ता है। तो ऐसे संघर्षशील पार्टी में, ऐसे संघर्षशील दौरे पे हम ऐसे पोटेंशियल लोगों को लाने का हिम्मत कर सकते थे क्या कि जो किसी को स्कॉर्पियो गिफ्ट कर सके या 10 लाख रुपया कैश गिफ्ट कर सके? जिस तरीके से निशा भगत 10 लाख एक्सप्रेशन कर रही हैं, आंखें ऊपर उठा के और भौहें ऊपर उठा के, इससे ये साफ प्रतीत होता है कि 10 लाख रुपया देने की उनकी कैपेसिटी न थी, न है, ना अभी जिस तरीके का उनका चाल चरित्र चल रहा है, ना आने वाले समय में 10 लाख रुपया के लिए वो कैपेबल हो पाएंगी। क्योंकि देखिए, सिर्फ जेल केम की बात नहीं है, विश्वसनीयता की बात है। आपको हमने अपने घर आने दिया, हमने आपको अपने घर में रखा, और आप हमारे घर की कमी खामियां बाहर मार्केट में परोस रहे हैं और चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। भाई, आपको हमने घर में रखा, घर में आने दिया, खाना खिलाया, बैठाया, उसका आपको एहसान मानना चाहिए। हमने मात्र एक महीने भी नहीं हुए होंगे आपको। संतोष जी, एहसान क्यों मानना चाहिए? भाई साहब सुन लीजिए, उनका तो पॉलिटिकल करियर बढ़िया है, कभी एबीवीपी में थी तो कभी जेडीयू में थी तो कभी कांग्रेस में थी, तो उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो पहले से है, एहसान क्यों मानेगी? भाई साहब, पार्टी में नाम का जुड़े रहना और पार्टी में एक ओहदे पे पहुंच के चुनाव लड़ लेना दोनों अलग चीजें हैं। जिंदगी खत्म हो जाती है पार्टी में जुड़ने और चुनाव तक के सफर में। विगत 20 सालों से मैं खुद राजनीतिक में संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन चुनाव जब लड़ने की बात आती है तो कितने तरीके के परेशानियां आती हैं, कौन से प्लेटफॉर्म का कमी खलता है, ये हमको पता है, और तमाम पॉलिटिकल जो जुड़े हुए लोग हैं उन सभी को पता है। लेकिन एक महीना भी उनको नहीं होता है और संतोष महतो पार्टी में लाते हैं, जयराम महतो दीदी कह के संबोधन करते हैं और उनको चुनाव लड़ने के लिए टिकट देते हैं। तो उनको एहसानमंद होना चाहिए संतोष महतो का, उनको एहसानमंद होना चाहिए टाइगर जयराम महतो का, और उनको एहसानमंद होना चाहिए जेल केम के तमाम पदाधिकारियों का, जिन्होंने उनको चुनाव लड़ने का मौका दिया, आदिवासी महिला होने के नाते, प्रखर नेत्री होने के नाते। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया कि उसी नेता को गाली देना शुरू कर दिया, जो पिछले 1 महीने के भी पुराने चैनल के आप इंटरव्यू में देखेंगे तो वो जयराम महतो का गुणगान करती हुई दिखती हैं। और सिर्फ वो नहीं, वर्तमान समय में पूरा झारखंड के इकलौते जननायक जयराम महतो हैं, उनके खिलाफ बताइए तेज आवाज से बात करती हैं, उनको उंगली दिखा के बात करती हैं, शोभा देता है? उनको ला जाना चाहिए था। आपने कहा कि मैंने उन्हें ज्वाइन कराया, कब और कहाँ मीटिंग करवाए थे जयराम महतो साहब उनका? देखिए, हमारा एक सिमडेगा में कार्यक्रम था, वहां से वापसी के दौरान डियर पार्क के सामने एक उनका छोटा ढाबा उस समय चल रहा था, जो वो खुद से चला रही थी और पूरा मेंटेनेंस भी खुद से कर रही थी। गुमनामी की जिंदगी जी रही थी, लोग भूल चुके थे कि निशा भगत नाम की कोई नेत्री थी भी। ऐसे समय में रास्ते में आने के दौरान हमने उनका भेंट कराया था, उनसे बातचीत कराई थी, और उन्होंने भी खुद से कहा था कि संतोष भाई, हम टाइगर जयराम महतो के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, जेल केम पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है लोगों के लिए, उसके बहुत बड़े समर्थक हैं, प्रशंसक हैं। हमें गर्व होगा कि हम टाइगर जयराम महतो जी के साथ में काम कर पाए, हमें मौका दीजिए, हमें मिलवाइए उनसे।
उनका उम्मीद सिर्फ काम करने का साथ में था या फिर चुनाव लड़ने का भी इंटेंशन था? देखिए, वो तो भाई ये मोटी चमड़ी के नेता लोग हैं। ये हाँ। लोग स्वार्थ में, आखंड में डूबे हुए लोग हैं। हम्म। इनका ध्येय होता है कि संतोष महतो जैसे लोगों को सीढ़ी बनाकर कैसे हम पार्टी टॉप लीडर तक पहुंचे और वहां से टिकट हासिल करें। जिस दिन से ज्वाइनिंग, जब तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, तब तक सुबह, दोपहर, शाम, रात जो है संतोष महतो जी को आग्रह करती थी कि भाई टाइगर से मिलवाइए, हमें मिलवाइए। और जब से इनको टिकट मिला, जब से इनको सिंबल मिला, उसके बाद ये अपने आप को पार्टी के टॉप लाइन से ऊपर समझने लगी। ना स्टेट तो लेवल की इनका बन गई। कभी रिपोर्टिंग जो है केंद्रीय कार्यालय को रहा और ना मुझे रहा। निरंकुश हो चुकी थी ये। अपने मन मुताबिक बयान देना, अपने मन मुताबिक जहां तहां जाके विवाद खड़ा करना। तो भाई आप पार्टी लाइन में काम नहीं करेंगे, पार्टी के दिशा निर्देशों के विपरीत काम करेंगे और आप चाहेंगे कि आपको केंद्रीय पद मिले, तो ऐसा जेएलकेएम पार्टी नहीं है। जो यहाँ खटेगा, जो यहाँ दिन रात मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, पार्टी में उसी को जगह मिलेगा। लेकिन संतोष महतो जी, सबसे पहले तो निशा भगत जी आपको टारगेट करती है, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करती है, आपके समाज को टारगेट करती है, आपके सुप्रीमो को टारगेट करती है। कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? क्या रिएक्शन है इन पर आपका? ओछी राजनीति है, स्वार्थ की पराकाष्ठा है। और ये सिर्फ हम नहीं, दूसरे भी बड़ी पार्टियां, छोटी पार्टियां, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां देख रही हैं कि कितने कम समय में जेएलकेएम ने निशा भगत को जमीन से आसमान तक पहुंचाया, सेलिब्रिटी तक का स्टेटस दिया, अपने तमाम मंचों में निशा भगत को विशिष्ट अतिथि के तौर पे बुलाया, उनका माल्यार्पण कराया, उनको शॉल उड़ा के सम्मान दिया। जब ऐसे थाली में निशा भगत खाती हैं और उसी थाली में छेद करती हैं, तो दूसरी पार्टियां भी इस तरीके के दोहरे चरित्र वाले लोगों को पहचानती है। ऐसा नहीं कि जेएलकेएम के साथ में गद्दारी करके आप जाएंगे और आपको बीजेपी में बड़ा ओहदा मिलेगा। वो लोग भी लॉयल्टी चेक करते हैं। वो लोग भी चाहते हैं कि उनके साथ जो लोग जुड़े, वो लोग ईमानदार प्रवृत्ति के हों, समर्पित प्रवृत्ति के हों। अगर इनको ऐसा लग रहा होगा कि ये सरना और क्रिश्चियन करके, आदिवासी और कुर्मी करके बीजेपी में पैठ बना लेंगी, तो बीजेपी वाले लोग मूर्ख नहीं बने बैठे हुए हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि राजनीति जो है वो मूर्खों के साथ की जा सकती है, लेकिन गद्दारों के साथ कभी नहीं की जा सकती है। और निशा भगत ने जेएलकेएम के साथ में गद्दारी की है और जयराम महतो जी के साथ में उन्होंने गद्दारी की है। साथ ही साथ तमाम झारखंडी भावना के लोग जो जेएलकेएम को एक विकल्प के रूप में देखते हैं, उनके साथ में निशा भगत ने गद्दारी की है। लेकिन निशा भगत जब से स्टेटमेंट दी है, तब से विभाजनकारी बयान दी है, तब से कुर्मी समुदाय और आदिवासी समुदाय में एक बड़ा सा दरार पैदा हो चुका है। क्या आप इस बात को मानते हैं? कैसे दरार काहे का पैदा हो चुका है भाई साहब? जितने भी चैनल्स में उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसके कमेंट सेक्शन में जाके देखिए, उनके खिलाफ बोलने वाले महतो यानी कुर्मी लोग कम है, बल्कि मुंडा, तिरकी, हांसदा, आपका टुड्डू, टोपो लोग ज्यादा विरोध कर रहे हैं कि निशा भगत जी, कुर्मी समाज संवैधानिक तरीके से अपने हक और अधिकार की मांग कर रहा है और हमारा कोई हक नहीं बनता है कि हम उनका विरोध करें। और हमारी मांग या कुर्मी समाज की मांग स्पष्ट है कि हमारी मांग राज्य सरकार से नहीं बल्कि केंद्र सरकार से है। तो जो मांग केंद्र सरकार से की जा रही है, उसमें टीका टिप्पणी करने का अधिकार ना तो निशा भगत जैसे लोगों को है, ना अजय तिर्की जैसे लोगों को है, और ना ही वैसे नासमझ लोगों को है जो कुर्मी समाज का अस्तित्व और इतिहास नहीं जानते। आपको कैसा महसूस हुआ जब आपको कहा गया कि स्कॉर्पियो डिमांड किया, 10 लाख डिमांड किया? कैसा पर्सनली फील हुआ? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जिसको मैंने सहारा दिया, जिनको मैंने गुमनामी से लाइमलाइट में लाया, जिसको मैंने टिकट दिया, जिसकी मैंने चिंता की कि भाई आपका इलेक्शन कैंपेन कैसा चल रहा है, फ्लैक्स, बैनर, होर्डिंग आपके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, झंडा आपके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पार्टी का पट्टा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, जिला कमेटी के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमने उनको फॉलोअप लिया, उनको दीदी के सामान मान के इज्जत दिया। लेकिन बाद में जब बात आई तो इस तरीके का आरोप लगा रही कि 10 लाख और स्कॉर्पियो का मैंने डिमांड किया। अरे भाई, आपकी हैसियत थी ही नहीं 10 लाख और स्कॉर्पियो देने की। अगर आपकी वैसी हैसियत होती तो मैं हिम्मत ही नहीं करता कि मैं आपको जेएलकेएम पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश करता। मैं आपको संघर्ष करते हुए देख रहा था, मैं आपको जमीन पे काम करते हुए देख रहा था। मुझे लगा कि आपको दूसरा मौका मिलना चाहिए। आपको गुमनामी से निकाल के आपको पहचान दिलाने का मैंने प्रयास किया और उस एहसान का बदला आपने इस तरीके से लिया। चलिए कंक्लूजन पे आते हैं। आदिवासी समुदाय या महिला कैसे आपके पार्टी में सेफ फील करेंगे? क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे लोग आरोप लगा के चले गए हैं। मासो पार्टी है,
तो महिलाएं सेफ नहीं है। आरोप हर एक पार्टी के ऊपर लगता रहता है, आरोप प्रत्यारोप या इस तरीके का अनर्गल बयानबाजी लोग जो है छोड़ के जब जाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ कारण देते ही हैं और अपनी असफलता का ठीकरा पार्टी और पार्टी नेतृत्व और पार्टी के पदाधिकारियों के माथे फोड़ के निकलना चाहते हैं ताकि वो अपनी नाकारी और नाकामयाबी छुपा सके। लेकिन जनता सर्वोपरि है, जनता देख रही है कि जयराम महतो जी जो मुआवजा दिला रहे हैं या हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, तो ना तो वो मियाँ देख रहे हैं, ना मांझी देख रहे हैं, ना महतो देख रहे हैं, ना मुसलमान देख रहे हैं, ना मूलवासी देख रहे हैं। न्याय की जब बात आ रही है तो जेल के मो टाइगर जयराम महतो सिर्फ और सिर्फ झारखंडी होने के का ये पैमाना देखते हैं और उनके लिए दिन रात खड़े होते हैं। तो झारखंड की जनता जानती है कि जयराम महतो क्या कर रहे हैं और जेल कैंप पार्टी किनकी पार्टी है। अंतिम सवाल रहेगा आपसे कि पार्टी के लिए कितना मतलब हार्मफुल है निशा भगत का जाना? कोई हार्मफुल नहीं है, बल्कि हमें तो इस बात की खुशी है कि उन्होंने समय रहते अपना असली चेहरा दिखा दिया। नहीं तो आने वाले समय में अगर वो किसी तरीके का और कुछ पार्टी के खिलाफ बोलती या अनर्गल बयानबाजी करती तो शायद कुछ और नुकसान होता। लेकिन अभी वर्तमान समय में जब उन्होंने पाला पलटा है या अपना असली चाल चरित्र दिखाया है तो हमें इस बात की खुशी है कि समय रहते हम लोग उनको पहचान गए।